नूह वाले वीडियो में पाकिस्तान की बात। नूह मेवात में हिंसा क्या प्री प्लान थी? अगर ऐसा है तो किन लोगों की प्लानिंग थी? प्लानिंग किधर से हुई? कई नाम सामने आए। उनमें से एक है मोनू मानेसर, जिसे लेकर सबसे पहले कल नवभारत ने सवाल उठाया था। आज मोनू मानेसर ने अपनी सफाई का वीडियो भी भेज दिया। लेकिन मोनू क्या अकेला है? शायद नहीं। आरिफ और एहसान मेवाती भी हैं। मेवाती पाकिस्तानी की क्या भूमिका है? पुलिस को बहुत सारे वीडियो मिले हैं जिसकी जांच जारी है। आज सवाल पब्लिक का में देखिए नूह हिंसा की वो इनसाइड स्टोरी जो फैक्ट्स पर बेस्ड है। हम वो वीडियो और उससे जुड़ी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो जांच का हिस्सा है। तो सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो, बताओ मोनू आपके तेरे सिस्टम फाड़ देंगे और ना तो तुम्हें दम है ना कल आई जवा में काई में नूह में। भाइयों जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूं। आपने नूह के पत्थरबाजों के चेहरे देखे, नूह की शांति भंग करते हुए इन उन्मादियों को सुना। इतना पवित्र नारा दंगा फसाद के लिए क्यों? पुलिस जांच में जुटी है, सच सामने आने ही वाला है। लेकिन जो मारे गए उनका क्या? सवाल यह है कि नूह हिंसा की स्क्रिप्ट किसने लिखी? मोनू मानेसर या फिर आरिफ और एहसान मेवाती जैसे लोग? इन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इन्वेस्टिगेशन इस बात की है कि कौन है नूह हिंसा का असली गुनहगार। वाकई मोनू मानेसर दोषी है या फिर उसका बहाना लेकर उन्माद फैलाया गया? मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। तो सात पथ कौन धार्मिक यात्रा के अंदर हथियार लेकर जाता है? इसलिए के दंगे होने वाले हैं। दूसरे पक्ष को आपने पत्थर इकट्ठे क्यों करने दिए? और मोनू मानेसर जो फरार बदमाश है, हत्यारा है, उसको आपके गृह मंत्री क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं जब वो इस यात्रा के अंदर शामिल होने की प्रोवोकेशन कर? मोनू मानेसर का वीडियो और मोनू मानेसर जिस तरह नूह हिंसा के केंद्र में है, ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिन्होंने नूह के सौहार्द में जहर घोलने जैसा काम किया। टाइम्स नाउ नवभारत ऐसे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर पुलिस ऐसे सारे वीडियोस की जांच कर रही है। नूह में दर्ज इस एफआईआर में बाकायदा जिक्र है कि भीड़ में शामिल लोग मजहबी नारे लगा रहे थे और चुन चुनकर धर्म विशेष के लोगों को निशाना बना रहे थे। ये वो फैक्ट है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अपने इन्वेस्टिगेशन में हमें भी ऐसे कई वीडियोस मिले जो सोशल मीडिया पर हैं, और इसलिए ऑन रिकॉर्ड हरियाणा के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लियर कर दिया, चाहे मोनू मानेसर हो या फिर आरिफ, सब रडार पर है। जो भी गुनहगार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े। ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र, मैंने जैसा कहा, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी साहब मोनू मानेसर और उसके जैसों के वीडियो की जांच की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री पूरे विश्वास के साथ मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मेवात में जहां जहां हिंसा हुई, क्या वहां के लोग मोनू मानेसर को पहले से जानते हैं या फिर उसका वीडियो देखा है?
नहीं जानते मोनू मानेसर को। नहीं। नहीं हमारी भी आप जानते हैं? नहीं वैसा नहीं, हम बाहर नहीं निकले थे, अपने मकानों में बंद थे उस टाइम। अच्छा, आप जानते हैं मोनू मानेसर कौन है? कहते हैं कि उसके वीडियो के बाद ये पूरा दंगा फैला, ऐसा मानते हैं आप? नहीं आप भी नहीं जानते? मोनू मानेसर है कौन आप जानते हैं? नाम भी नहीं सुना कभी? तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने नाम भी नहीं सुना। एक महिला भी है, एक आंटी है, इनसे पूछते हैं। आंटी, आपने मोनू मानेसर का नाम सुना है? बेटी मैं तो कहीं जाऊँ ना आऊँ ना, मैं तो आप ही अनपढ़ हूँ। अच्छा, अंगूठा टेक हूँ मैं तो। आपने सुना है नाम? नहीं सुना। आपने भी नाम ही नहीं सुना। आप जानती हैं मोनू मानेसर कौन है? नहीं मैं नहीं जानती। आप मोनू मानेसर को जानती हैं? जी वैसे जानते हैं ना, वैसे नाम सुनते हैं तो जानते हैं, पर वैसे कभी हमने देखा नहीं। चूंकि मोनू मानेसर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लिहाजा हम हिंसा प्रभावित लोगों तक जा पहुंचे। उन्हीं से पूछा मोनू मानेसर को जानते हो या नहीं। हमने 40 से ज्यादा लोगों के सामने मोनू मानेसर से जुड़ा सवाल रखा, जिसमें से करीब 25 ने हाँ या ना में डायरेक्ट जवाब दिया। जानती है मोनू मानेसर? नहीं मैंने कभी सुना है? हाँ न्यूज़ पर ही देखा है उसने। अच्छा, तो जो वीडियो वायरल हुआ इसके दंगे के पहले, वो देखा था वीडियो? नहीं देखा हमने। आपने भी नहीं देखा? नहीं देखा। तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे दंगा भी होएगा। जानते हैं आप मोनू मानेसर को? नहीं मैंने तो अभी तक मोनू मानेसर का नाम ही सुना है, जानती नहीं मैं। नाम सुनो जी, हमें कोई ना पता जी, नाम जानते नहीं है जी हम। और जहाँ से पहले हमें पता भी नहीं जी कौन आएगा कौन ना आएगा। आपने वीडियो देखा था क्या आप लोगों ने? ना हमने नहीं देखा जी, नहीं देखा जी। मोनू मानेसर को जानते हैं आप? यस मैम, ये है कि वो गोरक्षा दल से है और उन्होंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो भेजा था कि हम आ रहे हैं और आपके जो ये है कलश यात्रा, इसमें हम शामिल होंगे। दावा किया जाता है कि नो हिंसा की शुरुआत जलाभिषेक यात्रा पर पत्थरबाजी से हुई और फिर वो शिव मंदिर भी जद में आ गया, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में कलश लेकर पहुंची थी। इसी मंदिर में करीब 2 से 3 हजार लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे। श्वेता श्रीवास्तव उस मंदिर तक पहुंची। पूरा जो मंदिर का प्रांगण है वो उस वक्त श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, पुरुष मौजूद थे। जो लोकल महिलाएं थी वो तो भागकर अपने घर चली गई थी, लेकिन जो महिलाएं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आई थी वो महिलाएं यहीं पर फंस गई और काफ़ी घंटों तक उन्हें यहीं पर फंसना पड़ा। और इस तरीके के तमाम जो वीडियोज़ देखिए मोबाइल फ़ोन पर सर्कुलेट हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर, वो इसी मंदिर प्रांगण के हैं। देखिए इस वीडियो को भी अगर आप देखें तो कितनी बड़ी संख्या में, ज़रा आप देखिए, श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर प्रांगण में मौजूद थे उस वक्त, क्योंकि कलश यात्रा निकाली जा रही थी। ये मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, लिहाजा यहाँ बहुत ज़्यादा जो तादाद में भक्त थे वो यहीं पर आसरा लिए हुए अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि इस मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ी जो आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी से मंदिर की अगर आप देखें तो ये दाईं तरफ की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। यहाँ पर पत्थर रखे हुए थे, पहले से ही पत्थर फेंके जा रहे थे मंदिर प्रांगण में। फायरिंग की भी बात कही जा रही है। यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने खुद भी जानकारी हमें दी है। अरावली की तलहटी में 3 तरफ पहाड़ियों से घिरे इस शिव मंदिर पर पत्थर फेंके गए, ऐसा अभी तक की जांच में सामने आया है। करीब 5000 साल से भी पुराने महाभारत कालीन मंदिर पर प्लान्ड तरीके से महिलाओं को टारगेट किया गया। ये बातें मंदिर के पुजारी ने भी मानी। नूह शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर इस मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का कई घंटे बाद रेस्क्यू किया जा सका, ये फैक्ट है। दावा किया जाता है कि मोनू मानेसर ने वायरल वीडियो के जरिए इसी मंदिर में भक्तों से जुटने की अपील की थी। ये अपील कलश यात्रा में शामिल होने के लिए थी या कुछ और मकसद था, ये जांच का विषय है। मगर वो मंजर ऐसा था जो खौफ से भर देने वाला है। माहौल सुबह के समय तो ठीक ही था और दोपहर तक भी ठीक ही था, लेकिन एकदम स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ी। अब फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बाद कुछ ऐसा है कि जो श्रद्धालु जन जा रहे थे वापसी के लिए तो उन्हें रोक दिया गया। स्थिति खराब होने लगी, कोई गोलीबारी पथराव वगैरह होने लगा। मंदिर का कोई कोना खाली नहीं था, जहाँ तक कि अपनी गद्दी पे बैठने का भी वो जगह नहीं मिली। तकरीबन सारी मंदिर के अंदर परिसर, जब तक ये स्थिति गंभीर रही, अंदर पूजा चलती रही। मोनू मानेसर की चर्चा आज सोशल मीडिया से लेकर हर जुबान पर है। उसके वीडियो की जांच की जा रही है।
इसलिए हम मोनू मानेसर के घर भी पहुंचे, जहां ताला लटका हुआ है। अभी मानेसर में ही है, मोनू मानेसर का घर है ये देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको ताला लटका हुआ दिखाई देगा। घर के अंदर अभी कोई भी मौजूद नहीं है, ना मोनू मानेसर है, ना उनके परिवार के कोई सदस्य हैं। आपको घर पे ताला लटका हुआ दिखाई देगा। घर पूरी तरीके से बंद है, अंदर कोई भी नहीं है, अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि घर के अंदर के सारे सदस्य जो हैं वो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। जब से ये प्रकरण निकल के सामने आया है उसके बाद से जो सुरक्षा है वो भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है मोनू मानेसर के परिवार की, इसके साथ साथ आसपास के लोगों की। लगता है कि मोनू ऐसा कर सकता है, या आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा मोनू कभी नहीं करता जी। मोनू यहीं पे था पूरे, और ये तो एक वो बात हो गई कि गुनाह वो कर रहे हैं, इंसानों की जान वो ले रहे हैं, हर जगह वो आगे आ रहे। कभी अभी दिल्ली में हुआ था, वहाँ भी मोनू का नाम था। क्या फंसाने की एकदम से ये समझ लो कि रट लगा रखे हैं। जितने मुसलमान हैं ये अवेसी और जो है वगैरह है, उसमें मैं उतना तो जानकारी है नहीं। जब से मैं यहाँ पे हूँ 2-3-4 साल से, जब से मैं जानता हूँ मोनू भाई एक गौरक्षा दल है। आज भले ही नूह में शांति है, नूह की सड़कों पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, मगर सोमवार को नूह में नफरत की जो आग फैलाई गई उसे बुझाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लपटों के बाद जो स्याह कालिक दिलों को बेचैन कर रही है वो बताने के लिए काफी है कि मेवात में सब कुछ अनायास नहीं हुआ। जिस सड़क पर यात्रा निकल रही थी वहां के हर हिस्से में हिंसा के निशान कई घंटों बाद भी मौजूद थे। ये मैं आपको चौकी दिखाती हूँ और यहाँ पर ये आग जो लगाई गई उसके निशान अभी बाकी है। हालांकि अभी तक जो जितनी भी गाड़ियां जली हुई थी उन सबको तो हटा दिया गया है, लेकिन जरा इसको देखिए, जरा इधर देखिए, अगर मैं दिखा पाऊं, ये अगर मैं इसके अंदर आई तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो चौकी है वो जलाकर खाक कर दी गई है। इसके अंदर जो यहाँ फर्नीचर रखा हुआ था वो सब कुछ जल चुका है, यहाँ जो बिजली के कनेक्शन थे वो जल चुके। जो भी समुदाय मेरा नाम ले रहा है वो एक बहाना है, सोचा समझा षड्यंत्र है। मेरा निजी किसी भी समुदाय से कोई बैर या विरोध नहीं है। मेरा कई बार धार्मिक कार्यों के लिए आह्वान करता था और रहता हूं और रहूंगा। नूह की हिंसा दो समुदायों के बीच टकराव थी, एक्शन का रिएक्शन था या फिर सुयोजित? जवाब जांच में मिलेगा, मगर सवाल इस एफआईआर कॉपी में बहुत संगीन है, क्योंकि नूह के जिस साइबर थाने को उन्मादियों की भीड़ ने घेरा वो शिव मंदिर से बहुत दूर था। साइबर थाने के अंदर पत्थर फेंके गए, गेट तोड़ने की कोशिश हुई और पुलिस वालों को टारगेट किया गया। नूह के इसी साइबर थाने की टीम ने अप्रैल महीने में बड़ी रेड की थी। 5000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने 125 हैकर्स को पकड़ा था। 14 गांवों के 300 इलाकों से उस साइबर नेक्सस को बेनकाब किया गया था जो मेवात में तेजी से सक्रिय हो रहा था। पुलिस का दावा है कि साइबर क्राइम के लिए कुख्यात वो गैंग भी इस हमले में शामिल था और यही वजह है कि इस दंगे को प्री प्लान माना जाता है, जिसके टारगेट पर हिंदू तो थे ही, पुलिस टीम भी थी। पुलिस सूत्रों की माने तो जांच पर सामने आया है कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने साइबर थाने पर अटैक किया था। उन चेहरों को नूह पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अप्रैल के महीने में साइबर हैकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और वो चेहरे जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुए हैं, जो मोबाइल फुटेज आई है उसके अंदर कैद हुए हैं। और वो जो चेहरे थे वो यहाँ पर एक बस को लेकर आए और इन्होंने सीधा पहले थाने की इस दीवार को गिराया। यहाँ से उन्होंने पहले थाने के फ्रंट साइड पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे दीवार को नहीं गिरा पाए क्योंकि बस वहाँ सीधी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर बस को गिराया। जो अंदर गाड़ियां थी, जो थाने के अंदर गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जमकर तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें कांच बिखरे पड़े हैं, कुछ गाड़ियों को यहाँ से हटाया गया है। थाने के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दी गई। जो यहाँ पे गैजेट्स से, यहाँ पे जो साइबर टीम बैठ थी उनके जो गैजेट्स थे उसमें तोड़फोड़ की गई, उनको लूटने की कोशिश की गई। नूह हिंसा पर देश में आज विरोध की तस्वीरें दिखी। वीएचपी, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतरे और दंगों के गुनहगारों पर फौरन एक्शन की मांग की। वीएचपी और बजरंग दल की ऐसी ही रैलियों और प्रोटेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से रोक नहीं लगाई गई। लेकिन सवाल ये भी उठे कि इस तरह के प्रदर्शनों में भड़काऊ भाषण क्यों? कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस भेजा तो वीएचपी और बजरंग दल को हिदायत दी, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए किसी तरह के बेलगाम बोल ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि नूह का घाव इतनी आसानी से भरा नहीं जाएगा,
मगर नफरत की इस आंधी को हर हाल में रोकना होगा। अमन के दुश्मनों का वही हिसाब होना चाहिए जो कानून तय करता है। नूह से अभिषेक राज, श्वेता श्रीवास्तव और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। नफरत की आंधी कब तक भाई? आपने एहसान मेवाती और दूसरे लोगों को तो सुना, लेकिन नूह में हुई हिंसा के बाद पहली बार स्टिंग ऑपरेशन हो गया। इस स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस विधायक ममन खान का नाम सामने आ रहा है। क्या यह सच है? ममन खान से जब हमने उनका पक्ष जानना चाहा तो क्या हुआ? सवाल पब्लिक का की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेवात पर पहली बार सबसे बड़ा खुलासा। मेवात को किसने जलाया, सच सामने आया। खुफिया कैमरे पर हैरान करने वाला खुलासा। दंगे की टूल किट की पूरी फैक्ट शीट। ममन खान है विधायक, उन्होंने कहा भाई अगर आप अचानक अगर वहाँ माहौल फैलता मेवात में तो आप क्यों जाते हो, आपको कोई काम नहीं है। लेकिन वो डंका के जोड़ पर कह रहा है मैं आऊँगा फलानी तारीख को, देख लो मेरे अंदर कौन मारता कौन क्या कहता क्या करता है। नूह में दंगा किसने कराया, सच क्या है? SIT इन्वेस्टिगेशन। मेवात को जलाने वाला सच सामने आने वाला है। हरियाणा को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने वालों में से कुछ नए नाम खुफिया कैमरे में कैद हो गए। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने जान पर खेलकर स्टिंग ऑपरेशन किया। मकसद सिर्फ ये कि जिसने नूह मेवात में आग लगाई वो बेनकाब हो, वो कोई हो, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। नूह हिंसा का सच जो टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर कैद हुआ, उसकी पूरी फैक्ट शीट आपके सामने रखेंगे। पर उससे पहले जरा इन दो चेहरों को देखिए। पहला चेहरा मोनू मानेसर और दूसरा चेहरा ममन खान। नूह हिंसा में मोनू मानेसर का नाम जब से सामने आया तभी से टाइम्स नाउ नव भारत हिंसा में उसकी भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, जांच की मांग कर रहा है। कथित गौरक्षक मोनू मानेसर इस साल फरवरी में तब सुर्खियों में आया जब इसका नाम राजस्थान के दो युवकों नासर और जुनैद की हत्या से जोड़ा गया, जिसकी जांच जारी है। मेवात में मोनू मानेसर ने ब्रज मंडल यात्रा से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। मोनू का नाम हिंसा से क्यों जोड़ा गया, इस पर सवाल उठना जायज है और उठना चाहिए। पर मोनू के साथ एक और किरदार है जो बिल्कुल नया शख्स है, ममन खान। ममन खान का नाम कैसे सामने आया ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिरकार ममन खान कौन है। ममन खान हरियाणा के फिरोजपुर झिरखा से कांग्रेस विधायक है, AICC के मेंबर हैं, नूह की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2019 में फिरोजपुर झिरखा से चुनाव लड़कर विधायक बने। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं तो अचानक कांग्रेस विधायक ममन खान का नाम हिंसा में कैसे आया, इन्हें कैसे उपद्रव का जिम्मेदार बताया जाने लगा, ये जानने के लिए हमने इसकी तह तक जाकर इन्वेस्टिगेशन की। ममन खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है
ये वीडियो हरियाणा की विधानसभा के अंदर का है। इस वीडियो में ममन खान खुलेआम मोनू मानेसर को धमकी देते नजर आ रहे हैं। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। और यहाँ तक कि मोर्टार भी दागी गई। मेवात की हिंसा में ममन खान का नाम सबसे पहले सुरेंद्र जैन ने लिया। सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव हैं। मेवात में निकली शोभा यात्रा में सुरेंद्र जैन शामिल थे। वो पूरी हिंसा के सो कॉल्ड चश्मदीद। सांप्रदायिक हिंसा में जब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हुआ तो डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र जैन ने ममन खान के कुछ ट्वीट्स और ममन खान के विधानसभा के वीडियो का जिक्र किया। मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कैसे इसकी शुरुआत होती है? ये एक दिन में नहीं थी, ये कई महीनों की शुरुआत थी। इसकी तैयारी काफी दिन से चल रही थी। एक मुस्लिम नेता हैं मेवात के, ममन खान, कांग्रेस के एमएलए हैं। उन्होंने आज से 4 महीने पहले विधानसभा में कहा था, किसी की हिम्मत है तो मेवात में घुसकर दिखा दे। आज उन्होंने ट्वीट किया है, मेवात में तरह तरह की अफवाह चल रही हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो हत्यारों को कह रहे हैं, मैंने आपके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी थी, अब भी लड़ूंगा, विधानसभा में भी और बाहर भी। ममन खान पर इन्वेस्टिगेशन करने की 2 बड़ी वजह हमें मिली। पहला, उनका मोनू मानेसर को विधानसभा में खुलेआम धमकी देना, जिसमें वो साफ कहते सुने जा सकते हैं कि याद रखना, अगर मोनू मानेसर मेवात आया तो देख लेंगे। दूसरा, खुद ममन खान का ट्वीट, जिसका जिक्र वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने किया। ये ट्वीट हमें ममन खान के ट्विटर टाइमलाइन पर मौजूद नहीं दिखा, शायद डिलीट कर दिया गया। ट्वीट में ममन खान ने क्या लिखा वो देखिए जरा। ये ट्वीट ममन खान के जिस सो कॉल्ड हैंडल से किया गया वो 30 जुलाई की दोपहर 1:55 पर किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेवात में कल से तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। आप किसी भी साथी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। अगर ये ट्वीट ममन खान का है, जिस पर वही सफाई दे सकते हैं, तो ममन खान ने अपने विधानसभा वाले भाषण का जिक्र भी इसमें किया। साथ ही वो मेवात में किसकी तरफ से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं ये साफ नहीं। जब ममन के ट्वीट को लेकर बवाल बढ़ा तो डिलीट कर दिया गया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ही लगता है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद 1 अगस्त को ममन खान ने मेवात में शांति की अपील करते हुए 2 ट्वीट किए, जो अब भी उनकी सो कॉल्ड ट्विटर टाइमलाइन पर मौजूद है। हिंसा में ममन के रोल का पता लगाने के लिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हिंसा के बाद से मेवात और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में कोई कैमरे पर आकर बात नहीं करना चाहता। हमारी टीम मेवात में ठीक उस जगह पर पहुंची जहां से हिंसा की साद की शुरुआत हुई। हमारे खुफिया कैमरे में, मतलब कि स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ कैद हुआ, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दंगों का जो सच वहां के चश्मदीदों ने बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। मोनू मानेसर ने 2 बंदे राजस्थान के जला दिए, मेवात के जला दिए, 2-4 बंदे ले जाके गोरी में ले जाके जला दिए। उसी का लगता है ये असर हुआ है। हाँ, अरे भाई साहब यार, जब इसको बोल दिया संसद भवन में ममन खान है फिरोजपुर जिला से विधायक, उन्होंने कहा भाई अगर आप अचानक अगर वहाँ माहौल फैलता मेवात में तो आप क्यों जाते हो? आपको कोई काम नहीं है। लेकिन वो टंका के जोड़ पर कह रहा है, मैं आऊँगा फलानी तारीख को, देख लूंगा अंदर कौन मारता कौन क्या करता है। इसी कारण से हो गया पूरा। उन्होंने कही भाई ठीक आ जाइए भाई, हम भी बताएंगे तेरे को। वो गाड़ी ले गई नहीं, उसको गुड़गांव में फौज पहले भेज दी और वो मस्जिद के सामने जाकर नाराबाजी लगा रहे, जोर जोर से गुंडागर्दी कर रहे। तो भाई देख माहौल तो खराब हो गई। लेकिन सारा बीज हुआ एक आदमी का। एक आदमी ने कितनी पब्लिक बर्बाद परेशान करी है जरा मोनू मानेसर ने, और उसको बैन लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार इस बात को चाह रही जान बूझ के, ज्यादा हिंदू मुसलमान के संग फसाद हो गए वोट बटोरने के चक्कर में। हिंसा का चश्मदीद साफ बता रहा है कि मामला मोनू मानेसर से शुरू जरूर हुआ, पर इसमें राजनीतिक रसूख वाले फिरोजपुर झिरका के विधायक ममन खान का भी हाथ है।
दंगों का जो सच वहां के चश्मदीदों ने बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला तो है ही, लेकिन इन चश्मदीदों को सुनकर लगा कि मानो कानून व्यवस्था कहीं थी नहीं। दूर दूर तक सिर्फ उपद्रवियों और अराजकतावादियों का राज था। हुआ क्या था, कैसे शुरुआत कैसे हुआ था? ये कोई लोगों में कोई मोनू वाला बताया। हाँ वो वहाँ हुआ क्या हुआ है। हाँ वहाँ जाके फिर लोग बागों को पता पड़ी है बाजार को, उन्होंने बाजार बंद कर दिया। भाई सब वहाँ आ जाओ। बाद पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी काफी, पुलिस से नहीं रुके वो। फिर आते ही साथ उन्होंने यहाँ पर रेडी लगी थी पकौड़ी वकौड़ी समोसे की, सारी रेडियो में आग लगा दी। रेडियो में आग लगाने के बाद ये भाई भाई कम से कम 15-20 लाख रुपए नुकसान है। 5 तो फ्री कहते हैं, पूरा कंपनी का बड़ा शोरूम है पूरे में। और ये ऊपर से बता रहे पत्थरबाजी कहाँ से हो रही थी? पत्थरबाजी? हाँ ऊपर से, घर से उधर से ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी यहाँ से हुआ, इसके छत से? यहाँ से। तो ये कौन, यहीं के लोग कर रहे थे? यार भाई यही बात बताओ, उनका जवाब तैयार देंगे यार। जो लोग गोली चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, तो उनके जवाब नहीं देंगे यार भाई। कितने लोग थे यहाँ पे टोटल? ये तो 10-12 लड़के थे। 10-12 कर रहे थे यहाँ पे? वो काफी थे। वो भाई जो हंगामा कर रहे हैं, आग लगा रहे थे। यहाँ पे गोली वोली भी चली? ना, गोली किसी ने नहीं चलाई हमारे बंदे ने। जिन्होंने गोली चलाई है, गोली चलाओ वो भग जा पड़े को, और फिर वापस जाते थे। हाँ, क्योंकि मान नहीं रहे थे ना वो। ये तमाम जगह सारे गोबर के आग लगा दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम कई घंटों तक इस इलाके में दंगों के सच का पड़ताल करती रही। हम किसी एक शख्स के बयान पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने कई और लोगों से दंगे का सच टटोला। हमारा मकसद था इस दंगे की वजह की तह तक पहुंचना। हमने अब तक जिस शख्स का बयान दिखाया, हम उसकी तस्दीक करना चाहते थे, ताकि ऐसा ना हो कि किसी ने एक तरफा बात कह दी। इसी कड़ी में हमें एक और शख्स मिला जिसने इस बात पर मोहर लगाई कि सिर्फ नाक की लड़ाई में नूह जल गया। हुआ क्या था कल? ये रैली निकाल रहे हैं RSS वाले मंदिर है पहाड़ पे, वहाँ जाएंगे। इन डीजे बजा रखे, तलवार वाला राखी हाथ में। एक मानो सरे वहाँ चरण के रखो, मैं जो है यहाँ नूह मांगो। भाई अन्ना तेरे में बात वाला है, उन्हें 2-3 आदमी लेके चला दिए हूँ ममरा तक में चौथी साइड को। तो वहाँ चरण देते मांगो, अब उन्हें चरण देते हुए 70-80 फेंक दिए हमारे नूह वाले ने, उन्हें गोली वोली चला दी। झगड़ो पड़ गया। लेकिन एक बात बताइए, कोई अगर रैली निकाल रहा था तो उसको रोका क्यों? मतलब गोली क्यों चला, पत्थरबाजी क्यों करती? मोनू मानेसर के ऊपर बताई ना बात। अच्छा, मोनू मानेसर को रोकने आएगो, मना कर रहा है कि तुम बताओ। उन्हें तलवार और लहराइया कहा करो। हमने तो ऐसी सुनी है बात, हम गए ना आज तक। हमारे चौराहे दुकान है बोतल मैकेनिक की, हमें पता लगी थी ऐसे ही हम सुनी धरा। तो दिक्कत मोनू मानेसर से थी? हाँ, वहाँ चैलेंज करा को मांगो तो मेरे को बिगाड़ के ले। वहाँ 2 आदमी खून जो है जला के ना वहाँ भेज दिए वहाँ। अच्छा, उसका बदला लेने के लिए सारा हुआ है? बदला लेकर ना हो, वहाँ ना थी वही। अगर वो नहीं आता तो नहीं होता? वो ना होता, अगर वो ना आता तो कुछ ना होते। अब तो यहाँ पे जज्बात से बात ही, अब ये बात है नाक की लड़ाई है। अब नाक में कुछ भी ना आया, बात ही है नाक की बात है। अब मोनू मार से नाक कुछ भी ना निकल जाता बस। दंगों पर वैसे तो कैमरे पर बोलने को कोई तैयार नहीं, लेकिन जब हम आम आदमी की तरह खुफिया कैमरे के साथ पहुंचे तो लोग खुलकर बताने लगे कि आखिर सोमवार को यहाँ क्या हुआ। आखिर कैसे छोटे से विवाद के बाद आग ऐसी भड़की कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। फैक्ट फाइंडिंग से लगता है कि चिंगारी शायद पहले से लोगों के दिल में थे। तो माहौल क्या है यहाँ का? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। इधर से अटैक क्यों शुरू हो गया? इधर से जो लोग थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने अटैक क्यों कर दिया? उन्होंने कोई वहाँ पे कोई खतरा होगा था, इसी की वजह से फिर यहाँ पे उन्हें बोला था कि हम तेरे पे रोक तुमको जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ, बस उसी की वजह से हो जाता है, मतलब रोकने के चक्कर में। हाँ, ये हुआ है यहाँ, ये था ये सब। फिर यहाँ अब ज़्यादा बढ़ गया। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई? हाँ, दोनों तरफ। तो गांव में तो पहले माहौल ठीक था, अब क्यों? मतलब पहले से प्लानिंग था क्या ये सब करने का? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये तो उसके वजह से होगा, और थोड़ा सा बस आपस में ये इन्होंने दंगा बिचा दिया, बाहर हो रहा है। मेवात में हिंसा भड़काने का आरोप जिन पर भी लग रहा है, हर एक फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं।
ममन खान की भूमिका को लेकर हमने सभी जवाबदेह लोगों से बात की। ममन खान पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने क्या कहा है, सुनिए जरा। देखिए, सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है, उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। आरोप बहुत गंभीर थे, ऐसे में हमने कांग्रेस विधायक ममन खान से उनकी सफाई सुननी चाहिए। दोनों पक्षों की बात रखकर हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकती थी। इस लिहाज से हमने ममन खान को बार बार फोन किया, लेकिन उनका फोन लगातार स्विच ऑफ रहा। उनके कई पोस्ट ऐसे आए हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मैंने आपकी लड़ाई पहले भी लड़ी है और विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे जब उनके पोस्ट सामने आए, उनकी वीडियो सामने आई, तो हमने उनसे सुबह से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया। एक बार फिर हम ममन खान को आपके सामने फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कि उनका फ़ोन लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि लगातार जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो या तो हमारा फ़ोन काट रहे हैं या उनका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है। ये MLA ममन खान का नंबर है और मैं इसको स्पीकर पर डालता हूं। तो द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। देखिए, फिलहाल अब ममन खान ने जो अपना नंबर है वो बंद कर दिया है, क्योंकि जब हमने कॉल की तो बता रहे हैं कि या तो नंबर बंद है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक फैक्ट को हमने दर्शकों के सामने रखा। हम अपने स्टैंड पर लगातार कायम हैं कि हिंसा जिसने भी की उसे सजा ऐसी मिले कि 7 पुश्तें हिंसा करने से पहले सोचें। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन और उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन में हमारा मकसद सिर्फ इतना कि अगर ममन खान की कोई भूमिका है तो ममन खान को सजा मिले, अगर मोनू मानेसर दोषी है तो मोनू मानेसर को सजा मिले। देश की जनता इन सांप्रदायिक दंगों की भेंट क्यों चढ़े, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जरा सोचिए कि जो लोग शोभा यात्रा में गए और मारे गए, या कोई मिडिल क्लास घर से पढ़ लिख कर पुलिस में गया युवक, ये सब जो मारे गए, या कोई गरीब मुस्लिम दुकानदार जिसकी जिंदगी भर की कमाई उजड़ गई, उसे दंगों से क्या। एक सवाल जो मन में उठता है, जिसका जिक्र अभी स्टिंग ऑपरेशन में भी मिलता है, कि सब फिक्स जैसा था क्या? कोई टूल किट थी क्या? टूल किट थी तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या होना तय किया गया था? आज सवाल पब्लिक का में आज की ये तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। अलग अलग SITs बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। बड़ी गहरी साजिश थी नूह हिंसा। किसने भड़काया, किसने जलाया? नूह हिंसा का टूल किट मिल गया। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा और बिगड़े हालात अब कंट्रोल में हैं। शांति बहाली की कोशिशें सुरक्षा बलों के साये में तेज हैं और कारगर भी। एक बात जो बार बार कही जाती रही है वो ये कि नूह में भड़की हिंसा के पीछे ट्रिगर अचानक नहीं दबा, बल्कि पूरी साजिश के तहत एक खास तरह से सांप्रदायिक जहर को नूह की रगों में उतारा गया। एक खास टूल किट पर हिंसा और उन्माद के बंदोबस्त को कसा गया और जमीन पर उतारा गया। LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास थी कि दंगे होंगे, तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों दंगे होने दिए? नंबर 2, 50 ही कांस्टेबल की डिप्लॉयमेंट हुई, क्यों? आपने वहां रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाई जब आपको मालूम था दंगे होने वाले हैं? नंबर 3, नूह के SP को छुट्टी पर क्यों जाने दिया?
पड़ोस के एसपी को क्यों चार्ज दिया, और मोनू मानेसर जो फरार बदमाश है, हत्यारा है, उसको आपके गृह मंत्री क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं जब वो इस यात्रा के अंदर शामिल होने की प्रोवोकेशन। इस बार भी इजाजत लेकर ही शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इसके पीछे हमको लगता है कोई गहरी साजिश है। पिछले 9 साल से मोदी जी भारत एक, भारतवासी एक, इस भावना के साथ सारे देश के लोगों को साथ लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा एक, हरियाणा एक, इस भावना के साथ सबको लेकर हरियाणा का विकास। साजिश किसने रची है? देखिए, ये तो जांच का विषय सामने आएंगे, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो भी जांच के बाद सामने आ जाएगा। तो क्या इस टूल किट का मकसद नूह में नफरती आग को फैलाना था? कुछ सीधे सवाल हैं, जब इसके जवाब तलाशेंगे तो हिंसा के पीछे के एक टूल किट की तरफ दिमाग चला जाता है। मसलन अचानक इतनी भारी संख्या में दंगाई कैसे जुट गए? पहाड़ियों पर इतनी भीड़ क्या अचानक पहुंच गई? कौन से भड़काऊ वीडियो हैं जो हिंसा के टूल किट का हिस्सा दिखते हैं? ये वो वीडियोस हैं जो इशारा करते हैं कि 31 तारीख को भड़की हिंसा की साजिश पहले से बखूबी तैयार की गई थी। इन वीडियोस को लेकर खुफिया विभाग ने लोकल प्रशासन को अलर्ट भी किया था। इन वीडियोस की जांच की जा रही है। ये भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी किए गए थे। टूल किट का शक इसलिए है क्योंकि जिन वीडियोस को खुफिया विभाग की साइबर ब्रांच ने सेलेक्ट करके स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया था, वो इस तरफ बखूबी इशारा करते हैं। एक वीडियो में एक शख्स बाइक पर खड़ा होकर भीड़ को उकसा रहा है। जिस पहाड़ी से पत्थर और गोलियां मंदिर की तरफ चलाई गईं, वहां कुछ लड़के सांप्रदायिक नारे लगाते दिख रहे हैं। और तीसरा वीडियो है वो जिसमें लोगों से नूह में जुटने की अपील की जा रही है। इन वीडियोस की पुष्टि टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये चेहरे कहां हैं? जाहिर है ये वो चेहरे हैं जो उस टूल किट का हिस्सा हो सकते हैं जिसे नूह की फिजा बिगाड़ने और दंगा फैलाने के मकसद से एक्टिवेट किया गया था। एक बात तो इस पूरी घटना में शीशे की तरह साफ है, वो ये कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए आग को भड़काने, उकसाने और लोगों की भीड़ जुटाने और सबक सिखाने वाले इरादे से लोगों को जमीन पर उतारा गया। इस शख्स को भी पहचानना जरूरी है जो अपना नाम शाहीन खान बताता है, जो उस अफवाह की हवा पर लोगों को भड़का रहा है जिसमें मोनू मानेसर के रैली में शामिल होने की बात कही गई थी। प्याज फोड़ने की बात कहकर धमका रहा है। सुनिए जरा। अब वो वक्त आ गया है उस बात को सच साबित करने का, प्याज सी फोड़ देने का। पर उसके साथ सच ये भी है, करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर बोलूंगा, करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप प्रशासन से मिलिए, एक मंच पे आके इसे रोकें कैसे भी करके, फिर भी आप असफल रहते हैं तो मैं सीधी सट मेवाती में कह दूं कि प्याज सी फोड़ने वाली बात है जो, या प्याज से फोड़ दो। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्याज फोड़ देने वाली लाइन पर नूह में रैली में शामिल लोगों और मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया? ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को अरावली पहाड़ी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ नौजवान उसी अरावली की पहाड़ी पर भीगते हुए धार्मिक नारे लगा रहे हैं, जिस अरावली की पहाड़ी से आरोपों के मुताबिक जब श्रद्धालु मंदिर में जा छिपे थे तब पथराव किया गया और उन पर गोलियां चलाई गई। और इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या पहले से ही कोई टूल किट तैयार की गई थी? फिलहाल नूह में हिंसा के मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया है, 90 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 6 लोगों की अब तक मौत हुई है। सरकार ने साफ कर दिया है अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नुकसान की भरपाई हिंसा में शामिल दंगाइयों से ही की जाएगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए।
तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। वसूली तो होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि सबक ऐसा होना चाहिए जिससे ऐसी साजिश रचने वाले दूसरी बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। वहीं नूह में शांति बनी रहे, इसके लिए 20 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की आ चुकी हैं। अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनी केंद्र से मांगी गई है, पर हिंसा के टूल किट और साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी भी सामने आनी जरूरी है, और इसमें सबसे अहम सुराग साबित हो सकते हैं ऐसे वीडियो। अब खुफिया विभाग की तरफ से सिलेक्ट किए गए एक और वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बाइक पर चढ़कर तकरीर करता ये शख्स भीड़ को भड़का रहा है। इसके बाद वहां जुटे ये चेहरे मजहबी नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो क्या ये वीडियो 31 जुलाई को हुई हिंसा और उसके बाद फैलाए गए मजहबी जहर के टूल किट का हिस्सा है? और क्या पहली बार ऐसी कोई साजिश रची गई थी? खुफिया विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये यात्रा इससे पहले भी टारगेट पर रही है। सूत्रों की माने तो साल 2021 और 2022 में भी ये यात्रा निशाने पर थी, लेकिन लोकल प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से उपद्रवी अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब खुफिया विभाग की तरफ से सेलेक्टेड इनपुट स्थानीय प्रशासन को दिए गए थे तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रशासनिक मुस्तैदी क्यों नहीं दिखी? सवाल अटकलें लगाने का नहीं है, बल्कि उन चेहरों और खूनी हिंसा की साजिश के किरदारों को पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाने का है जो इस पूरी हिंसा के पीछे है। ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने की जाए। जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस में जो दिख रहा है वो एक गहरी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। अगर ये वीडियो सेलेक्ट करके खुफिया विभाग ने स्थानीय प्रशासन को भेजे तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया? क्योंकि अगर टूल किट के एक्टिव होने से पहले ही चेहरे पहचान लिए जाते और कार्रवाई हो जाती तो ऐसे हालातों से बचा जा सकता था। जांच के दौरान कुछ लोगों के बाहर से आकर हिंसा में शामिल होने के सबूत भी मिल रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंटेलिजेंस की तरफ से लोकल प्रशासन को सचेत किया गया था तो फिर समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर बाहर से भी लोग नूह पहुंचे तो फिर इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका मतलब यह है कि प्लानिंग काफी पहले से रची गई थी। इतना ही नहीं, सोफिस्टिकेटेड हथियार, भारी संख्या में पत्थर और धमाके करने की दूसरी चीजों को कैसे अचानक इकट्ठा कर दिया गया? ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। सवाल ये भी है कि अगर मोनू मानेसर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी और लोगों को जहरीले वीडियोस के जरिए भड़काया जा रहा था तो फिर सख्त एक्शन लिया क्यों नहीं गया? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। नूह से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब मेवात के इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं, आपको बनारस लेकर चलते हैं, जहां 400 साल पुरानी भूल को सुधारा जाएगा या नहीं, इस पर बड़ा फैसला होने वाला है। अब से करीब 18 घंटे बाद जैसे जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की घड़ी करीब आ रही है, दोनों पक्षों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच मुस्लिम लीग ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। जवाब क्या है? सवाल पब्लिक का आज की चौथी एक्सक्लूसिव स्टोरी यही।
मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। चार 400 साल से मस्जिद है, वहाँ पर नमाज हो रही है। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो। बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। जो दीवार है, जो 3 गुम्बद है, उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं, पिलर्स हैं, इन सारे जगहों का सर्वे होना है और सर्वे होकर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तय न हो जाए कि ये सूट मेंटेनेबल है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है। कोई भी ऑर्डर एएसआई का सर्वे कराकर एविडेंस कलेक्ट करके देना, ये न्याय के विरुद्ध है। सियासतदानों की नजर है, हिंदू पक्ष की नजर है, मुस्लिम पक्ष की नजर है, करोड़ों शिव भक्तों की नजर है। मसला ज्ञानवापी का है। नजरें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हैं। हिंदू पक्ष का अपना दावा है, मुस्लिम पक्ष का अपना। फैसले की घड़ी आ चुकी है। सर्वे होगा या नहीं, इसे लेकर एक बार फिर धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ज्ञानवापी का भविष्य क्या होगा, इस पर अगले 18 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे के समाधान की लड़ाई में इंतजार बस 18 घंटे से भी कम वक्त का है, जब 350 साल से पुराना वो अध्याय क्लोज होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, जिसमें ज्ञानवापी को लेकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 जुलाई को एएसआई सर्वे पर फाइनल फैसला सुना सकता है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक सर्वे पर लगी रोक को बरकरार रखा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। हिंदू पक्ष को इस बात की उम्मीद है कि फैसला उसके हक में आएगा और इसके साथ ही जो ज्ञानवापी की सच्चाई है वो दुनिया के सामने आएगी। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का लगातार विरोध करता आया है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि एएसआई सर्वे होता है तो कहीं न कहीं जो मस्जिद की दीवारें हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है और जो ढांचा है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। अगर इस तरह हम अतीत के अंदर जाएंगे तो झगड़े पैदा होंगे, विवाद पैदा होंगे और इस विवाद के पैदा करने की जिम्मेदारी सरासर चीफ मिनिस्टर जैसे लोगों की है कि जो ये विवाद पैदा कर रहे हैं और देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत उनके इस बयान की निंदा करता हूं और मैं उनसे बल्कि ये कहता हूं कि अगर वो इस तरह ज्ञानवापी मंदिर की हिमायत में आ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दें, अपने ओहदे से इस्तीफा दें, अब तब मैदान में आए हैं वो। हिंदू पक्ष का मानना यह कि एएसआई सर्वे से समाधान निकल सकता है, क्योंकि हिंदू पक्ष दावा करता रहा कि आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष का अपना दावा कि वहां पर पहले से मस्जिद थी। हिंदू पक्ष को पूरी उम्मीद कि फैसला उनके हक में आएगा और एएसआई सर्वे होकर रहेगा, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है। एक्ट था, वार्षिक एक्ट था, उस पर हम लोगों का था कि उस पर आप काम करिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आईएसआई की कल हाईकोर्ट से जो भी रिपोर्ट आएगी या जो फैसला आएगा तो उसको तो माना ही जाएगा, देखा जाएगा अब क्या करना है। हमारे जो लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पे अपना दिया हुआ है, सबूत दिया हुआ है, जो भी दायर किए हैं, उस पर अब हाईकोर्ट क्या फैसला करती है उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस फैसले का इंतजार तो पूरे देश के हिंदुओं को है और हमें पूरा विश्वास है कि ये फैसला हिंदू जनमानस के पक्ष में आएगा, क्योंकि मुकदमे जो चल रहे हैं उसमें सबसे जरूरी है कि उसकी एएसआई द्वारा उसका जांच हो और उसकी रिपोर्ट मिले, क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है कि वो मंदिर है या मस्जिद है। अगर मस्जिद है तो ठीक है, वहाँ मस्जिद है, लेकिन माननीय योगी जी ने भी कहा कि अगर उसको मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद निश्चित रूप से बढ़ेगा
तो हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला कल का जो है वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि उस जांच से कोई भी स्ट्रक्चर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुस्लिम पक्ष का बार बार सर्वे पर अड़ंगा लगाना दर्शाता है उस डर को जो अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद से मुस्लिम पक्ष के दिलो दिमाग में घर कर गया। इससे पहले ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट को दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का जिला अदालत से आदेश आया था। काशी की चौखट पर पहले जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गईं। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर आपत्ति हो गई। मुस्लिम पक्ष के अड़ंगे के बाद सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी के सर्वे पर तत्काल रोक लगाई गई और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने मामले पर 2 दिन तक सुनवाई की, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी। हिंदू पक्ष अब उस इंतजार में कि जब रात ढलेगी और कल की सुबह उम्मीदों का किरण लेकर आएगी तो सर्वे पर संग्राम को रोकेगी। ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। हिंदू पक्ष को उम्मीद की सर्वे से समाधान निकलेगा और इसीलिए हिंदू पक्ष सर्वे के पक्ष में है, जबकि मुस्लिम पक्ष सर्वे का पुरजोर विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष ने साफ कोर्ट में कहा कि एएसआई सर्वे के दौरान मंदिर के अंदर खुदाई नहीं की जाएगी, जबकि मुस्लिम पक्ष अड़ंगा लगा रहा है कि सर्वे से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा हो, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है। हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष सील बंद जगह के पास वजू की इजाजत मिलने की बात कर रहा है। प्रॉब्लम है कि आप एक एक चीज कर करके नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज को लेंडी बनाते क्या रहे हैं। तो पहले वजू खाने वाले पे आप फैसला क्यों नहीं करने के लिए तैयार हो रहे हैं? उसको पहले कर लीजिए। जो वजू खाना कह रहे हैं या आप शिवलिंग के कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो है वो एक साबित हो जाए, फिर आप अंदर आइए। अंदर भी जो होगा साबित होगा। हम लोग भाई हैं। लेकिन आप लोग को इस बात का डर है क्या कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो मस्जिद है उसका जो स्ट्रक्चर है उसे क्षति पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो बहुत पुराना है, 400 साल पुराना है, और उसकी अगर ऐसी जांच होती है तो वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, गिर सकती है, पड़ सकती है, कुछ भी हो सकती है। उनको मालूम है कि एएसआई की जांच हो गई तो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। वो किसी भी तरह इन प्रकार इस जांच को रोकना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये विवाद जिस दिन जांच हो गई उस दिन ये विवाद खत्म हो जाएगा और उनको मस्जिद जो है वो हिंदू पक्ष को सौंपनी पड़ जाएगी। तो वो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जायज भी है। कोई भी आदमी अपना बचाव करता है तो ऐसे ही करता है। वो कर रहे हैं उनकी अंतिम लड़ाई। एएसआई सर्वे पर फैसले से पहले हिंदू पक्ष की तरफ से विश्व वैदिक सनातन संघ फाउंडर राखी सिंह ने अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष के ज्ञानवापी परिसर में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया और मांग की कि मुसलमानों को ज्ञानवापी में जाने से रोका जाए। कोर्ट से हमारी मांग यह है कि जो एएसआई सर्वे की मांग हम लोगों ने किया था, जिसका इन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद आज हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इस दौरान नमाज के नाम पर ये उस परिसर के अंदर जाने के बाद हमारे हिंदू सबूतों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब वक्त है देखेगा नवभारत जीतेगा भारत के पिछले विजेताओं के नाम अनाउंस करने का। 1 अगस्त के विजेता हैं वरिंदर कुमार पंजाब से और अपूर्व हिसार से, तोता राम रजोरे मध्य प्रदेश से। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और इसी तरह हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते रहिएगा और टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिएगा।